ओके, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स। हम लोगों ने पढ़ लिया था अब तक अनकोटिंग इनहिबिटर्स, जो कि है आपका टू रिमाइंड यू क्या एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन। एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन क्या करते हैं? ये करते हैं कि ये अनकोटिंग नहीं होने देते हैं किसकी? वायरस की। अनकोटिंग अगर नहीं हो पाएगी तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा होस्ट सेल के अंदर। ऑलराइट, कमिंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, ये है आपका न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स। न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज़ आरएनए। दोनों में डीएनए और आरएनए के अगर स्ट्रक्चर्स को आप रिकॉल करिए तो आपको याद आएगा कि ये किसका किसका बना हुआ होता है। एक प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस का, और एक शुगर का, और एक फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है, ये तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, प्यूरीन पायरिमिडीन बेसिस की बात हम करें तो कौन कौन से 4 बेसिस होते हैं? मोस्टली 5 बेसिस एक्चुअली। प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं? अब डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होना है, डीएनए से आरएनए अगर बनना है तो वो कैसे बनता है? कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है? डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में बनता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड अगर डीएनए से आरएनए या डीएनए से डीएनए मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होना है वो किससे होगा? वो किसके प्रेजेंस में होगा? डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में। ठीक है, और डीएनए से आरएनए अगर बनना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में। तो जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, एक डीएनए से 2 डीएनए बनना। ठीक है, तो ये कौन एंजाइम करवाता है? ये डीएनए पॉलीमरेज करवाता है। तो अगर वायरस भी अपने डीएनए को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें? होस्ट के सेल में, तो डीएनए पॉलीमरेज वो यूज़ किसका कर रहा है? हमने इससे पहले लेक्चर में अभी बताया था कि वो होस्ट के ही एंजाइम को यूज़ करके ये काम करता है, उसके पास खुद के एंजाइम्स नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि वायरस के पास सिर्फ एक जीनोम होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसकी कवरिंग जो होती है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, आउटर कोटिंग होती है, बस। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये होस्ट के एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है? अब ऐसे ड्रग्स जो कि डीएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर दें, ठीक है, इनहिबिट कर दें, तो क्या होगा? वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वो यही काम करते हैं कि दीज ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग द पॉलीमरेजेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अगर आरएनए से डीएनए बन रहा हो, ठीक है, वायरस में ऐसा होता है। दे आर यूजुअली एनालॉग्स ऑफ द प्यूरीन एंड पैरामिडीन बेसिस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे ऐसे ड्रग्स न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर। ठीक है, अगर तुम इनके स्ट्रक्चर को देखो, ये जो येलो कलर से आउटलाइन है, ये जो ड्रग है वो एसाइक्लोविर है। तुम इसके स्ट्रक्चर को देखो तो ये मिलता जुलता है स्ट्रक्चर किससे? प्यूरीन बेसिस से, स्पेशली ग्वानिन से। ग्वानिन जो ग्वानिन साइड है, ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड जो है, उससे एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। डिफरेंस क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास एक शुगर होती है, राइबोस शुगर होगी या डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, आरएनए होगा तो राइबोस शुगर होगी, 5 कार्बन वाली शुगर, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। जो अगर तुम डीएनए का स्ट्रक्चर रिकॉल करो तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में हमारा? एक तो आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, चाहे प्यूरीन चाहे पायरिमिडीन, एक आपका शुगर हो गया, और एक साथ में जुड़ा हुआ आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो एसाइक्लोविर, अगर इसकी बात करें, प्यूरीन बेसिस की बात करें, तो एसाइक्लोविर का जो स्ट्रक्चर है वो प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन एसाइक्लोविर में शुगर जो है वो अटैच नहीं होती है कम्प्लीटली। जैसे तुम यहाँ पे देखो येलो कलर की जो सर्किल, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आधा है, अधूरा है। और अगर तुम ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड की बात करो, या एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की बात करो, या थायमिनिडीन न्यूक्लियोटाइड की बात करो, तो उनके पास शुगर होता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। एसाइक्लोविर जो ड्रग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए से मिलता जुलता है, डीएनए आरएनए से। तो क्या होता है इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये जा कर के डीएनए और आरएनए में अटैच हो जाता है, उनकी चेन में। ठीक है, उनकी चेन में जाके अटैच हो जाएगा क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो
और डीएनए पॉलीमरेज को ये अपने से बाइंड कर लेगा। डीएनए पॉलीमरेज को ये बाइंड तक कर लेगा, तब तक तो ठीक है, लेकिन आगे की प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आगे की प्रोसेस करने के लिए इसके पास शुगर जो होनी चाहिए, एक शुगर से दूसरे में जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे, डीएनए का स्ट्रक्चर चेक करना, तो उसमें देखोगे कि 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसी से दूसरा फॉस्फेट अटैच होता है। अब इसके पास एसाइक्लोविर के पास क्या है, ऊपर का स्ट्रक्चर तो मिलता जुलता है, तो डीएनए समझेगा कि हाँ मेरा ही पार्ट है, अटैच कर लेगा, लेकिन जो शुगर है वो इसके पास है नहीं, तो शुगर से बाइंड करने के लिए, जो आगे की चेन बनाने के लिए इसके पास शुगर वाला पोर्शन नहीं है, तो क्या होगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज अब इससे अटैच भी करेगा तो आगे रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, आगे की चेन बना ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, डीएनए से डीएनए नहीं बन पाएगा। तो एसाइक्लोविर का काम क्या है, एसाइक्लोविर और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनका काम क्या है, उनका काम है कि डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देना। होता कैसे है ये, होता ये है कि अगर जो एसाइक्लोविर है वो पहले बॉडी में जाता है और 3 बार फॉस्फोराइलेट होता है, ठीक है। अभी एसाइक्लोविर, और ये भी जान लो कि एसाइक्लोविर जो है वो अभी प्रोड्रग कहलाएगा, क्योंकि जब तक ये फॉस्फोराइलेट नहीं होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जब तक नहीं इसमें अटैच हो जाते हैं, तब तक ये अपना काम नहीं करता है, तब तक ये अटैच ही नहीं होगा। इसको देखो दूसरी स्लाइड में हम दिखा रहे हैं। पहले इसके बारे में जब ये बताया कि ये क्या है, एसाइक्लोविर जो है वो मेनली हर्पीज़ वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यही इन्होंने फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि जब प्रोटोटाइपिक एंटी हर्पेटिक थेराप्यूटिक एजेंट, हर्पीज, वेरिला ज़ोस्टर वायरस, डिफरेंट टाइप के वायरस इन्फेक्शन में यूज़ होता है। न्यूक्लियोसाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अभी हमने बताया तुमको, न्यूक्लियोसाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। शुगर रिंग कंप्लीट नहीं होती है, ये देखो ब्लू कलर और पिंक कलर में दिया हुआ है। ग्वानोसिन को तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो पूरा शुगर, जो पर्पल कलर का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर देखो पूरी शुगर है। एसाइक्लोविर में देखो तो अधूरा है, थोड़ा ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो एसाइक्लोविर को हम बोल सकते हैं ग्वानोसिन का डेरिवेटिव, आराम से बोल सकते हैं। लेकिन ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड में शुगर पूरी प्रेजेंट है, कंप्लीट रिंग है, एसाइक्लोविर में नहीं है, ठीक। अब इसका जो ग्वानोसिन जो है उसका जो शुगर पोर्शन है, उसका जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप लगना, तो पूरी कंप्लीट डीएनए की चेन हो जाती है। लेकिन जब एसाइक्लोविर पहुंच जाएगा ग्वानोसिन की जगह पर, तो क्या होगा, चेन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, ये कैसे प्रिवेंट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को, क्या करता है, पहले ये डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करेगा और उसको इनहिबिट कर देगा, और आगे की जो चेन है जो उसमें जुड़ती वो जुड़ नहीं पाएंगी। ऑलराइट, ओके। इन्होंने अब यहाँ पे देखो पूरी प्रोसेस बताई है। हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो एक वायरस है, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर्पीज सिम्प्लेक्स एक वायरस है जो कि होस्ट सेल में आया, अपने डीएनए आरएनए को रिलीज़ किया, और उसी टाइम पे हम लोगों ने एसाइक्लोविर ड्रग भी दे दी। एसाइक्लोविर ड्रग ग्रीन कलर से मेंशन की हुई है। पहले क्या होता है, हमने तुमको बताया था कि इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, जब तक इसका 3 बार फॉस्फोराइलेशन नहीं हो जाएगा ये एक्टिव नहीं होगी। तो किसकी प्रेजेंस में ये इसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, हर्पीज थाइमिडीन काइनेज। काइनेज हमने तुमको बताया था, पहले भी बताया है कि काइनेज वो एंजाइम होता है जो फॉस्फोराइलेशन कराता है, ठीक है। काइनेज याद कर लो, वो है, अगर तुम वो याद रखो, ग्लूकोज का हमने एक चैप्टर पढ़ा था, वो प्रोसेस नहीं याद आ रही है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी उन्होंने ये पढ़ा था। ग्लूकोज से पहले काइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में भी काइनेज एंजाइम यूज़ हुआ था। तो एसाइक्लोविर पहले कन्वर्ट हुआ एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में, फिर से उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, बन गया एसाइक्लोविर डाईफॉस्फेट, फिर से उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, फिर बन गया एसाइक्लोविर ट्राईफॉस्फेट। अब जब देखो ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ 3 फॉस्फेट PO4 3 बन गए, PO3। अब ये क्या करेगा, ये जो पहले से जो एग्जिस्टिंग चेन है इसमें जा कर के इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, ठीक है। डीएनए को ये लग रहा है कि ये मेरा ही पार्ट है, ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। अब क्या हुआ, इस चेन में ये बीच में जाके अटैच हो गया, लेकिन अब जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, बाइंड तो कर लेगा आराम से, लेकिन उसको वहीं स्टॉप कर देगा, क्योंकि अब आगे चेन बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वायरस अपना डीएनए को क्या नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है।
वैलासाइक्लोविर इसी का एक और वो है, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव है। इन्होंने इसलिए इसको बनाया क्योंकि जो आइसाइक्लोविर था उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी, मतलब 15 से 30% थी। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, उसके प्रोडक्ट्स बनाने ज़रूरी हो गए थे जिससे कि वाटर की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो बढ़ जाए। और वैलासाइक्लोविर क्या है, वैलासाइक्लोविर एक एल्वेलाइल एस्टर प्रोड्रग है जो कि जो आपका जीआईटी है, गट है, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। एसाइक्लोविर इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है उसकी पोलैरिटी और आयनाइजेशन तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसीलिए, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों की दोनों सेल मेम्ब्रेन इतनी अच्छे से, मतलब वैलासाइक्लोविर जो है वो सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। गट से ऊपर ऊपर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन सेल मेम्ब्रेन को इतने अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इन्होंने वैलासाइक्लोविर का ये बताया है कि क्या किससे बना होता है, वैलिन अमाइनो एसिड है एक, और एसाइक्लोविर, दोनों को जोड़ दिया, वैलासाइक्लोविर बन गया है, ठीक। अब हम लोग आते हैं एक और कैटेगरी ऑफ ड्रग जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। फिर से पढ़ लो, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ये क्यों ज़रूरी हैं? ये ज़रूरी हैं इसलिए क्योंकि अब हम अगर बात करें स्पेशली HIV ड्रग्स की, HIV की मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की बात करें तो ये स्पेशली ये ड्रग्स उनके ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ होती हैं। अब नाम में आ रहा है क्या, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है जो कि स्पेशली HIV जो है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उसके पास होता है, ठीक है। और ये भी जान लो कि जो एंजाइम है वो है तो DNA पॉलीमरेज है, ये DNA पॉलीमरेज, लेकिन जैसे क्वालिटीज़ होती हैं DNA पॉलीमरेज की नॉर्मली उनसे थोड़ा सा अलग हट करके है, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है, ठीक। न्यूक्लियोसाइड हमारा वही है अभी जो हमने पढ़ा, एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो दो तरीके की ड्रग्स हैं, एक होती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिनका शॉर्ट फॉर्म है NRTI, और एक होती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेंगी लेकिन एक करेंगी न्यूक्लियोसाइड पे, एक न्यूक्लियोसाइड पे नहीं करेंगी। तो जो न्यूक्लियोसाइड पे करेंगी वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और जो न्यूक्लियोसाइड के साइट पर स्पेशली नहीं करेंगी इनहिबिट वो है नॉन न्यूक्लियोसाइड। अभी हम इसको पढ़ेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसका क्या वो है, डिफरेंस मेन क्या है। तो NRTIs की बात करें तो ज़िरोवुडीन है, स्टावुडीन है, लैमिवुडीन है, ज़ैलसिटाबीन है, ठीक है। ये मेन ड्रग्स हैं जो कि आपकी NRTIs की कैटेगरी में आती हैं, ठीक। ज़िरोवुडीन को देख लो, ज़िरोवुडीन बहुत ज़्यादा HIV में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा HIV में यूज़ हो रही है, ठीक है। और इनफैक्ट अभी कोरोना वायरस के केस में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है खाली, जैसे ज़िरोवुडीन है इसमें एंट्री लगा हुआ है, अजाइडो ग्रुप जिसको बोलते हैं, ठीक है। और लैमिवुडीन में देख लो सल्फ़र ग्रुप लगा हुआ है। तो ये थोड़े थोड़े स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं और बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये एनालॉग्स हैं सारे के सारे राइबोसाइड के, ठीक। और जब ये सेल में इंटर करते हैं ये क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट होते हैं 3 बार जैसे एसाइक्लोविर होता था, और ये वायरस DNA में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मली जो न्यूक्लियोसाइड है उनके पास 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। जो नॉर्मल आपकी न्यूक्लियोसाइड है उनके पास शुगर है, पेंटाकार्बन शुगर जो 5 मेंबर शुगर है उसके पास 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन इनके पास नहीं होता है। तो जब इनके पास वो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जिससे ये वो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं वो ये हो ही नहीं पाता है। जब तक न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है और वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट नहीं होता है, चेन आगे नहीं बढ़ती है। इनका भी यही काम होता है, इन्होंने भी देखा इनके पास भी फुल वैसा स्ट्रक्चर नहीं है न्यूक्लियोसाइड के जैसा। तो जब ये क्या करते हैं, ऊपर आधा स्ट्रक्चर इनका जो है जो बेस का है नाइट्रोजनस बेस जैसा स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर है, लेकिन शुगर इनके पास वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसकी वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पाते। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ज़रूरी होते हैं DNA चेन को बढ़ाने के लिए। जब DNA चेन नहीं बनेगी
तो जाहिर सी बात है इनकी जो डीएनए के रेप्लिकेशन है वो भी नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, अब दूसरी कैटेगरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। उसके एग्जाम्पल हैं नेविरापीन, दिलावर्डीन, एफाविरेंस, ये सारे के सारे। इनके स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट हैं और ये जो है वो थोड़े से डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी होते हैं एनआरटीआईज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो एनआरटीआईज हैं, मतलब मेन डिफरेंस जो होता है एनआरटीआई और एनआरटीआई में, अच्छा सिमिलरिटी पहले जान लो। सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो एचआईवी की स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स जिनके आगे नॉन नहीं लगा हुआ है वो क्या करेंगे, स्पेशली जाएंगे और डीएनए में जा कर के इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और चेन को बढ़ाने से स्टॉप कर देंगे। लेकिन ये जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अलग बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे एनआरटीआईज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कहलाएंगे और एनआरटीआईज जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि बाइंडिंग साइट पे ना बाइंड करके किसी अलग साइट पे बाइंड करेंगे और स्टॉप कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं बाइंडिंग साइट को एंजाइम के। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं नेविरापीन, डिलावर्डीन, एफाविरेंस, एट्राविरीन, रिल्पिवरीन, और ये काफ़ी फेमस ड्रग्स हैं और यूज़ में भी आते हैं आजकल। ठीक है, देखो अभी ने बताया था कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे। ठीक है, एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट क्योंकि अलग अलग होता है इसीलिए ये नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। ऑलराइट, ओके। नेविरापीन के बारे में इन्होंने बताया है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, 3 रिंग है, रिजिड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है जो इसकी वजह से ये कायरल होता है। कायरल का मतलब है कि इसके स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, एक जो इसका विंग है वो वैन डर वाल इंट्रैक्शन के थ्रू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बनाएगा और जो दूसरा है वो एल्फैटिक रेसिड्यू के साथ इन्वॉल्व होगा, मतलब ये रिसेप्टर पे बाइंडिंग ऐसी हो रही है, ये इसको बता रहे हैं। मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें, आपके सिलेबस में ऐसे है नहीं लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिए मेन मेटाबॉलिक रूट्स क्या होते हैं। जब भी मेटाबॉलिज्म पढ़ना हो तो तुम्हें याद करना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि 1 by 1 जो सिंपलेस्ट ग्रुप्स हैं उनको मॉडिफाई करना शुरू करो। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया है इसका। लेफ्ट साइड पे जो रिंग है पायरिडीन रिंग लगी हुई है उसमें देखो हाइड्रोक्सिलेशन स्टार्ट कर दिया है। हाइड्रोक्सिलेशन के बाद फिर से ऑक्सीडेशन हो गया है तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे COOH ग्रुप लग गया है, एसिडिक ग्रुप बन गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर देखो 21 वाला देखो तो उसमें क्या चेंजेस तुमको दिख रहे हैं, उसमें भी देखो कि सेम CH3 के साथ हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हुआ है, CH3 के बगल में, मतलब दोनों तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन ही हो रहा है। हाइड्रोक्सिलेशन कब होता है, क्योंकि जो आपका GIT उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही ये ड्रग वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, एसिडिफिकेशन सब स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, रिलीज इनहिबिटर्स। अब जब ड्रग वायरस की जो साइकिल अभी ने बताई थी उसमें अगर तुम देखो तो एक स्टेप होता है कि जब वो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसको रिलीज़ कर रहा होता है, वो अगर स्टेप आप स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा कि अनकोटिंग चलो हो गई, उसके बाद जो रिलीज़ कर रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल उसको भी हम स्टॉप कर दें तो भी वायरस का इन्फेक्शन स्टॉप हो सकता है। तो ड्रग्स, ये जो ड्रग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं क्या करने के लिए, प्रिवेंट न्यूरोअमाइनिडेज प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ 4 रिमूविंग फ्रॉम साइलिक एसिड कंटेनिंग रिसेप्टर्स, वायरल बडिंग एंड डाउनस्ट्रीम रेप्लिकेशन। देखो जब रिसेप्टर होता है, वायरल कैप्सिड जो है, ये जो ऊपर का जो लेयर इन्होंने बताई है वो है सेल का सरफेस। सेल सरफेस पे वेरियस रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्पेशली इसके कंसिडरेशन करें तो न्यूरोअमाइनिडेज प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर ये जो प्रोटीन है सेल के रिसेप्टर पे, ये जब तक कि अलाउ नहीं करती है जेनेटिक मटेरियल को रिलीज़ करने के लिए तब तक जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ नहीं हो रहा है। वायरल बडिंग का मतलब होता है कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे। तो वहीं जो जब स्टार्टिंग हो रही होती है इसकी जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करने की, वहीं पे अगर हम स्टॉप कर देंगे तो आगे जो बडिंग है वो नहीं हो पाएगी। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसको स्टॉप कर रही हैं, वो है ज़नामाविर और ओसेल्टामिविर, ठीक है।
ये इन्होंने डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स को कि कैसे वो रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। और सल्टामीर आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।